जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के जो 250 क्वेश्चंस कर रहे थे, हिस्ट्री के 250 क्वेश्चंस के सीरीज कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न कर लिया है, कुछ बाकी हैं, तो चलिए उनको कंटिन्यू करते हैं और इन्हें खत्म करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह आपके मौर्य समाज से स्टार्ट होगा और मौर्य समाज जो है वह 100 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम मौर्य वंश के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह संस्थापक थे। संस्थापक के बारे में यदि बात की जाए मौर्य समाज के, तो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये संस्थापक थे। ठीक है, और वर्ष 322, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में या मगध की गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो ये था बेसिक चीजें जो मौर्य समाज के बारे में थी। और इनमें जो है सबसे अधिक फेमस जो हुए वह राजा अशोक हुए। ठीक है, अशोक को अशोक सम्राट के नाम से भी जाना गया है और यह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। यदि अशोक की बात की जाए तो सम्राट अशोक जो है अपनी शौर्यता और वीरता की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनका शासनकाल जो रहा वह 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका शासनकाल रहा। और जब 261 में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया, लेकिन वहां पर जो उन्होंने रक्तपात देखा, जो खून की नदियां बही, तो 261 ईस्वी में जब कलिंग का युद्ध हुआ था और खून जो इतना बहा, इन सब वजह से वह पिघल गए और धार्मिकता की ओर चले। ठीक है, और धार्मिकता की ओर जब चले तो इन्होंने धम्म शब्द आपने सुना होगा, उसकी स्थापना की और धम्म में उन्होंने बौद्ध जानते हैं आप लोग, एक धर्म है, तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, तो ये थे सम्राट अशोक, जिनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में राजा अशोक ने एक स्तूप, ठीक है, यदि हम बात करें तो उसको कहा जाता है सांची स्तूप। सांची स्तूप की स्थापना की थी 3री शताब्दी में, जो कि कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में अभी स्थित है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए सम्राट अशोक के दो चीज, एक तो अभिलेख और शिलालेख। ठीक है, अभिलेख और शिलालेख, ये दो चीजें आप जान लीजिए। अभिलेख जो है कुल 33 अभिलेख है, वहीं शिलालेख 14 है। और 14 में 13 शिलालेख जो है, 13वां शिलालेख, उससे कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन वहीं पर किया गया है। ठीक है, और ये जो शिलालेख वगैरह हैं ये 3-4 लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? ब्राह्मणी लिपि का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों पे आते हैं। आपका 100% दिया गया है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। देखिए मैंने अभी आपको बताया, कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था और यह शिलालेख 13वां शिलालेख, ठीक है, में वर्णित है। क्योंकि आपसे ये भी पूछेगा कि कलिंग के युद्ध के बारे में कहां से पता चलता है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि राजा अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, तो 100 का बी उत्तर हो गया। आगे बढ़े। 101 आपका दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए खोजा किसी और ने और पढ़ा किसी और ने। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो खोज हुई थी वह आपको 1750 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1750 ईस्वी में। और किसके द्वारा खोजा गया था? पादेत्री फेंथलर के द्वारा ढूंढा गया था, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। ठीक है, लेकिन वही जब इसके पढ़ने की बात आती है तो यह पढ़ा गया 1837 में पहली बार। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ा गया? जॉन्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, दो अलग अलग चीजें। इन्होंने खोजा था, खोज का श्रेय इन्हें जाता है, ओके, और पढ़ने का श्रेय जो है वह इन्हें जाता है। ठीक है, तो 101 का डी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछ दिया कि अशोक के किस शिलालेखों में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। मैंने आपको बताया कि उसके 13वें शिलालेख जो थे उसमें कलिंग के विजय का वर्णन है, जो कि 261 ईस्वी में हुआ था। चलिए अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, शिलालेख, उनका मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं।
जैसे कि फर्स्ट शिलालेख, तो फर्स्ट शिलालेख में क्या है कि जो पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि, इनकी निंदा की गई है। ठीक है, पशु बलि की निंदा इन्होंने फर्स्ट शिलालेख में किया है। ठीक है, अब दूसरे शिलालेख पे आते हैं। तो दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा, जो चिकित्सा किया जाएगा किस किस का, देखिए यहाँ पर क्या है, चिकित्सा का वर्णन है। किस किस के, तो पशु एवं मनुष्य के दोनों के चिकित्सा का वर्णन दूसरे शिलालेख में किया गया है। अब चलिए तीसरे शिलालेख में आते हैं। तो तीसरा शिलालेख जो है इसमें राजकीय अधिकारियों का आदेश जो दिया गया था कि हर एक 5 वर्ष के दौरान जो है आदेश आता है, उन सब का वर्णन किया गया है। उसमें कुछ धार्मिक नियम भी थे, तो उन सब का उल्लेखन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए राजकीय आदेश एवं धार्मिक आदेश का वर्णन आपके तीसरे शिलालेख में किया गया है। अब चौथा शिलालेख जो है इसके बारे में जानिए। तो चौथा शिलालेख जो है उसमें वैरी घोष की जगह किसका, धम्म घोष का चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए पांचवा में चलते हैं। पांचवें शिलालेख में आपका धर्म महामैत्र, मैत्र या मात्रों कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए, तो इन सब के चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, छठा पे चलिए। छठा आपको बताता है कि आत्मनियंत्रण कैसे करते हैं। ठीक है, आत्मनियंत्रण, इसकी शिक्षा दी गई है आपको छठे शिलालेख में। ठीक है, सातवां चलिए। सातवां में आपको जानकारी दी गई है कि विभिन्न तीर्थ यात्राएं, ठीक है, तीर्थ यात्राएं, ठीक है, इन सभी का वर्णन किया गया है। आठवें में आइए। आठवां जो है इसमें भी तीर्थ यात्राओं के बारे में ही बताया गया है और कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध थे, ये सभी चीजें। सातवां और आठवां दोनों सिमिलर ही रहा, तीर्थ यात्राओं के बारे में ही बताए गए हैं। ठीक है, नौवें पे आइए। नौवें में आपको भेंट, जैसे आप किसी को भेंट देते हैं तो आपकी सच्ची भेंट क्या है, ठीक है, सच्ची शिक्षा क्या है, अर्थात सच्चाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, सच्ची भेंट, सच्ची शिक्षा, शिष्टाचार, इन सब का वर्णन आपको इसमें मिलता है। इनका 10वां शिलालेख जो था उसमें बताया गया है कि राजा एवं राजा के साथ जो उच्च अधिकारी होते थे वह जनता के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अधिकारी ये सभी जनताओं के बारे में अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे ताकि उनका भला हो। ठीक है, 11वां जो दिया गया है, 11वां शिलालेख, उसमें धम्म की चर्चा की गई है। ठीक है, और 12वां जो है उसमें आपको स्त्री के नियुक्ति का, ठीक है, स्त्रियों का भी नियुक्ति होता था महामंत्रियों में, तो वहां पर दिया गया है। 13वें में आपको पता ही है कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन। और 14वां जो आपका है उसमें आपके अशोक ने जनता के लिए जो धार्मिक जीवन बिताए, उनको जो प्रेरित किए, तो वो दिया गया है। अशोक के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 14 शिलालेख थे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप मुख पे याद रखेंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। 103 दिया गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में, एक तो ग्रीक दूसरा अरामेइक में प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सारेकुना, तो सारेकुना का पूरा नाम है सार-ए-कुना। ठीक है, देखिए सार-ए-कुना यह पूरा नाम है और इसका दूसरा नाम है कंदहर। ठीक है, कंदहर, तो कंदहार के नाम से भी जाना जाता है, सारेकुना के नाम से भी जाना जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो 103 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 104 दिया गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था और वह भी 3री शताब्दी में कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा उत्तर, 104 का सी हो जाएगा। और सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और 3री शताब्दी में यह बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो 104 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 दिया गया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। देखिए, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। ये पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक में उन्होंने जो भारतीय समाज का वर्गीकरण किया है वह 7 भागों में किया है। चलिए मैं आपको सारा बता दूं। पहला जो आपका है वह है दार्शनिक, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपका है किसान, ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं अहीर। ये सब वर्गीकरण है समाज का। फोर्थ चलिए कारीगर, ठीक है। फिफ्थ चलिए, पांचवा जो आपका है वह है सैनिक। छठा जो है वह निरक्षीकरण करने वाले हैं, तो निरक्षी, ठीक है, निरक्षक। और सातवां जो आपका था वह था सभासदन, सभासदन, ठीक है। तो ये 7 भाग हैं जो कि इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है उसमें दर्शाए गए हैं। तो 105 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। 106 दिया गया है कि किस मौर्य शासक ने धम्म शब्द का या धम्म का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो आप जानते हो कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने रक्तपात देखा तो धम्म का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर देखिए अशोक दिया गया है बी में, तो 106 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो धम्म है, धम्म क्या है, ये एक नीति है, ठीक है। मैं आपको बता दूं नीति है। पहले एक युद्ध नीति होती थी, युद्ध नीति, तो युद्ध नीति को छोड़कर उन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। और धम्म नीति जो है वह बौद्ध धर्म में होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में। और फिर धम्म शब्द से जो है बौद्धों को जोड़ दिया गया। यदि हम बातचीत करें बौद्ध धर्म में तो दूसरा स्थान जो है वह सम्राट अशोक का ही आता है। तो 106 का बी उत्तर हो गया। आगे बढ़ें। 107 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर दिए गए हैं 4 कथन, उस 4 कथन में हमें देखना है कौन सा गलत है। पहला कथन दिया गया है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यह बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यह भी सत्य कथन है। तीसरा कथन दिया गया कि अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं कोई भी गलत नहीं है, तो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 107 का डी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सारे कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 108 दिया गया है कि मौर्य काल में विष्टि, ये एक शब्द है विष्टि, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता था, कहाँ किया जाता था। तो मौर्य काल में जो विष्टि शब्द आया यह श्रमगारों के क्रम में आया। श्रमगारों से जब निःशुल्क काम करवाना शुरू किया गया तो उसको विष्टि कहा गया। देखिए निःशुल्क श्रम, श्रम मतलब होता है कार्य करवाना, ठीक है, मेहनत करवाना। तो 108 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 109 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अश्वमेघ यज्ञ कराया गया। देखिए अश्वमेघ यज्ञ की बात जब भी आएगी तो सर्वप्रथम पुष्यमित्र शुंग के बारे में आता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था, और यह क्या थे कि ब्राह्मण कुल के थे, ठीक है, ब्राह्मण कुल के थे। तो जब भी यह युद्ध पर जाते थे या युद्ध में होते थे तो ये अश्वमेघ यज्ञ कराया करते थे। यदि ये यज्ञ के स्थान पर नहीं होते थे तो इनके बदले पातंजलि, ठीक है, पातंजलि जो कि संस्कृत के विद्वान थे यह करवाया करते थे, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो है वह विदिशा, कहां पर, विदिशा में स्थापित की थी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 109 का सी हो जाएगा। 110 दिया गया है कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पातंजलि किसके समकालिक थे। तो जैसा कि मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया आपको कि पातंजलि जो थे वह एक व्याकरणाचार्य थे और वह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकालिक किसके हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पर 110 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 111 दिया गया है कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासनकाल में चलाए गए। देखिए सिक्के चलाने की जो बात है ये प्रथा जो है आपके
सतवाहन शासकों ने शुरू किया। सतवाहन शासकों ने चांदी, मैं आपको बता दूं, चांदी, तांबे, शीशे, ठीक है, प्रोटीन एवं कांसे, इन सभी के मुद्राओं उन्होंने चलवाए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सातवाहन, तो उत्तर आपका 111 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 112 दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक ने सोने के सिक्के चलाए। यदि सोने के सिक्के की चलाने की बात की जाए तो भारत में, ठीक है, प्रस्ताव तो किसी और ने दिया था, लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए गए वह इंडो ग्रीक अर्थात भारतीय यवन द्वारा चलाया गया। ठीक है, यवन को हम लोग यूनानी के रूप में भी जानते हैं, यूनानी, तो भारतीय यूनानियों द्वारा यह चलाया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम ये जो लाया गया वह कुषाण वंश के वीम, क्या नाम है, वीम कदफिसेस के द्वारा सोने के सिक्के का प्रस्ताव लाया गया था, और फिर भारत में जो चलाया गया वह आपके भारतीय यूनानियों द्वारा चलाया गया, इंडो ग्रीक द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो 112 का ए उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक बात की जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वह आपका हो जाएगा गुप्त शासक। ठीक है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वहां पर उत्तर क्या लगाना है, गुप्त शासकों ने। ठीक है, आगे बढ़े। 113 दिया गया है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस। देखिए, जब भारत के पश्चिमोत्तर में शकों का शासन हुआ, ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन थे, शक थे। ठीक है, शकों का शासन हुआ। फिर शक के बाद जो है पर्थिया के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, पर्थिया के लोगों ने भारत पर आधिपत्य कर लिया। तो पर्थिया के जो राजा, उस समय जो पर्थिया के लोग थे उसमें जो राजा थे उनके समय में, और उस राजा का नाम था गोंडोफोर्निस। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोंडोफोर्निस लिखा गया है, उनका नाम था गोंडोफोर्निस। ठीक है, गोंडोफोर्निस के समय में सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, और क्यों आया था, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 113 का सी हो जाएगा। 114 दिया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, गुप्त वंश की जब बात की जाए तो श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त जो कि 240 से 280 के बीच रहे, 240 से 280 के बीच शासक रहे, इनके द्वारा गुप्त समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और गुप्त समाज का जो उदय हुआ था वह तीसरी शताब्दी में हुआ था। तीसरी शताब्दी में गुप्त समाज का उदय हुआ था, और श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी जो था वह घटोत्कच हो गया। ठीक है, घटोत्कच, इसका नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और गुप्त वंश के बारे में यदि सबसे प्रथम राजा जो कि महान हुए, फेमस हुए, तो वह थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन फेमस हुए, यहाँ देखिए दिया गया हो बी ऑप्शन में, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे यह प्रसिद्ध राजा हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 114 का उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त। 114 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 115 दिया गया है किस गुप्त शासक ने खेल युक्त सिक्के चलाए। खेल युक्त सिक्के जो है वह कुमार गुप्त ने चलाए, यहाँ पर डी में दिया गया है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज दिया गया है समुद्रगुप्त, इनके बारे में जान लीजिए, यह बहुत ही फेमस रहे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है बताइए, क्योंकि इन्होंने दक्षिण दिशा में, अपने राज्य से दक्षिण दिशा में 12 राजा, ठीक है, और आर्यावर्त के 9 राजा को हरा दिया। ठीक है, पराजित किया, और जब पराजित किया तो उसी के उपलक्ष्य में इन्हें नेपोलियन कहा गया। ठीक है, और ये जो थे संगीत प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने जो सिक्का चलवाया था उस सिक्के में वीणा वादना। ठीक है, यदि समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में पूछा जाए या वीणा वादना ये पूछा जाए तो आपको समुद्रगुप्त बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़े। 116 दिया गया है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, उसने किस
गुप्त शासक से भगवान बुद्ध की मंदिर, आप मंदिर कह लीजिए या बौद्ध मठ कह लीजिए, ठीक है, बुद्ध का मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो ये जो मांगा गया था वह समुद्रगुप्त से मांगा गया था और समुद्रगुप्त के समय में सिंहल, मतलब श्रीलंका को उस समय सिंहल कहा जाता था, ठीक है, कहीं कहीं आपको सिंहल भी मिलेगा, तो सिंहल आप याद रखेंगे, ठीक है। सिंहल के राजा मेघवर्मन ने बौद्ध गया में, कहां पर, बौद्ध गया में, बौद्ध गया में बौद्ध मठ जैसे कि बुद्ध का मंदिर आप कह लीजिए, बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 116 का ए उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे बढ़े, 117 दिया गया है कि चीनी यात्री फाह्यांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री फाह्यांग जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 375 से लेकर 415 तक रहा, उनके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और इस काल को, ये जो काल रहा गुप्त समाज का, उस समय भारत को स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। और स्वर्ण काल कहने का क्या मतलब है, भारत का स्वर्ण काल कहने का क्या मतलब है, इस समय जो है साहित्य कला बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, इसी वजह से भारत के इस समय को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यहाँ पर द्वितीय की बात चल रही है, तो इन्होंने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने की वजह से इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, ठीक है। और चीनी यात्री फाह्यांग जो भारत आया था वह 399, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, 399 से 412 के बीच रहा था, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 117 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए आपका अगला प्रश्न 118 जो कि पूछ दिया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। तो जब इन्होंने शकों को पराजित किया और उस समय इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, चांदी के सिक्के जारी किए, तो शकों को पराजित करने के लिए, ठीक है। तो 118 का डी उत्तर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में कोरिलेटेड होती हैं, तो जब मैं तथ्यों को बोलता हूं तो आप सुना करें और उस अगले प्रश्न में शायद हो सकता है वो हो, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। 119 दिया गया कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। देखिए नवरत्न की बात की गई है ना, तो नवरत्न जो था वह गुप्त समय में था, और गुप्त समय में किसके समय में था ये बताइए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। इस समय में आपके कालिदास आप सुने होंगे ना, कालिदास जो कि मूर्ख थे, तो वह भी नवरत्न के रूप में शामिल हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय में, ठीक है। तो 119 का उत्तर डी हो जाएगा। 120 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये दिया गया है कि महरौली के स्तंभ लेख का संबंध जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, बिल्कुल सही है। तीसरा आपको दिया गया है कि भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो तीनों पंक्ति दी गई है, तीनों पंक्ति सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी, ठीक है। देखिए 121 दिया गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तकालीन समय में स्वर्ण सिक्का बहुत ज्यादा चलाए गए और उसे उस समय दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो 121 का ए उत्तर हो जाएगा। और 122 दिया गया है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो यह आपके गुप्त काल में ही हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 122 का बी। और गुप्त काल में मंदिर निर्माण का सबसे उत्कृष्ट नमूना यदि मैं कहूं तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न भी वही दिया गया है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है, तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो 123 का ए उत्तर हो जाएगा। देखा आपने कैसे कोरिलेटेड है एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 दिया गया है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में चलाए गए। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बता दिया कि सोने के सिक्के जो भारत में आए सर्वप्रथम वह कुषाण वंश के द्वारा लाए गए थे और कुषाण वंश के विम फर्डफिशेस के द्वारा लाए गए थे। फिर उसके बाद जारी किए गए हिंदी यूनानियों के द्वारा और तब से भारत में प्रचलन हो गया। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए गए वह गुप्त काल में चलाए गए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 124 का ए।
कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए? तो गुप्त काल में। ठीक है, आगे बढ़े। 125 दिया गया है कि चीनी यात्री हेशांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री हेशांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यदि हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये भी एक महान शासक रहे और इनका शासनकाल जो है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और इनके दरबारी के बारे में बातचीत करें, दरबारी के बारे में, तो बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट ये इनके दरबारी रहे और बहुत ही प्रसिद्ध दरबारी रहे क्योंकि इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, इसलिए बहुत ही फेमस रहे। उसके बाद खुद हर्षवर्धन ने 3-4 नाटकों की रचना की, जैसे कि आपका नागानंद आता है। ठीक है, नागानंद ये नाट्य जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। उसके बाद रत्नावली, ठीक है। फिर एक बहुत ही फेमस रहा प्रियदर्शिका, यह बहुत ही फेमस रहा। ठीक है, तो ये सब हर्षवर्धन ने खुद रचित की थी। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेशांग जो है भारत आया था। यह आपको कहाँ मिलेगा? तो सीयूकी नाम का एक यात्रा वृत्तांत है, सीयूकी। ठीक है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, इसमें इसकी चर्चा की गई है कि हेशांग जो कि चीनी यात्री था वह भारत आया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 125 का सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़े। 126 दिया गया है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये पुलकेशिन द्वितीय यह आपके चालुक्य शासक, ठीक है, के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे हर्ष हार गए थे, तो 126 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 127 दिया गया है कि कन्नौज के लिए हुई त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? तो ये जो त्रिपक्षीय युद्ध था उसे प्रतिहारों ने जीता था। ठीक है, तो 127 का बी उत्तर हो जाएगा। 128 दिया गया है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किसने कराया था? कृष्ण प्रथम, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 128 का ए उत्तर हो जाएगा। मैंने जो आपको अरिहंत के नोट्स दिए हैं, अरिहंत जीके के जो नोट्स दिए हैं उसमें आपको ये सभी मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं, आसानी से इन प्रश्नों को उसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 129 दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो स्थानीय स्वशासन जो था वह चोलों, देखिए यहाँ पर दिया गया चोलों की, ये एक शासक हुआ करते थे, इनके समय में जो था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो 129 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 130 दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्वर्ण काल जो कि साहित्य कला में कहा गया वह गुप्त काल को कहा गया था और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। ठीक है, तो 130 का सी उत्तर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? 375 से लेकर 415 तक रहा। ठीक है, आगे बढ़े। 131 दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम जो है 131 के बी में दिया गया है, तो 131 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092 व्हाट्सएप करें, वहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी और पीडीएफ भी अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, याद रखें वहां पर आपको चार्ज लगता है और वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल होता है www.studyandupdates.com। यहाँ पर आपको सभी चीजें फ्री में अवेलेबल है और यहाँ पर आपको चार्जेस भी ली जाती है। ठीक है, और ये जो चार्जेस होती है वो मिनिमम चार्जेस होती है जो कि डेटा चार्जेस होती है। आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है तो उसके लिए डेटा लगती है, उसके चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 दिया गया है कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? आप जानते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है, तो यह प्रश्न मैं आपसे राइज करूंगा और आज मैं यहीं पर अंत करूंगा क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा वह आपके मध्यकालीन भारत से आएगा। तो मध्यकालीन भारत हम लोग दूसरी वीडियो में करने वाले हैं एवं मध्यकालीन भारत के ऊपर ऑलरेडी हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड है, आप उसे भी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके लिए। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन यदि आप लेना चाहते हैं प्रत्येक मंथ का अलग अलग, तो प्रत्येक मंथ का 10 रुपये चार्ज किया जाता है। और यदि आप सालाना लेना चाहते हैं एक साथ पूरे साल का, तो 101 रुपये चार्ज किया जाता है। और ये जो मैगजीन है ये आपको फ्री में अवेलेबल भी है वेबसाइट पे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है, ठीक है। और यदि आप जीके के 11,000 प्लस एमसीक्यू के पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹35 चार्ज किया जाता है। और यदि आपको जीके वन लाइनर चाहिए इसमें कि 25,000 प्लस जीके वन लाइनर है, तो उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ये सभी पीडीएफ आपके अपनी वेबसाइट www.studyandupdates.com पे फ्री अवेलेबल होते हैं, वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं ली जाती है। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, फिर आपको पीडीएफ दी जाती है। धन्यवाद।